दिस इज पेज नंबर 1। कल से आगे ना आज अपन देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक मिनट, रेजोल्यूशन में पहले पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ बता दूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बेटा, पैरेललोग्राम लॉ इस तरह से है कि सपोज ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? थीटा डिग्री का एंगल है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ये ओ, ये ए, ये बी, इनका रिजल्टेंट आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो पैरेललोग्राम लॉ कुछ नया नहीं पढ़ना है। कल जो हमने पढ़े थे, ठीक है, कल हमने जो पढ़े थे ना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ वो सर आपने कोप्लानर वाला नहीं बताया, वो लीनियर को इनिशियल एंड कोप्लानर। यस सर, यस सर। ये को इनिशियल है, ये को इनिशियल जिनके इनिशियल पॉइंट कॉमन है वो हाँ सर, कॉमन वाला। हाँ, को प्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन पे है, जैसे ये दोनों भी एक ही प्लेन पे, तो ये को प्लेनर भी हो गए। अभी समझ गया? कॉलिनियर जो एक ही लाइन पे होते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये ट्राइंगल रूल का ही एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या ड्रॉ करो? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो ऐसा, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये बी के, एक लाइन आपने बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए ऐसा। ठीक है ना? उसके बाद देखो, ये वाले वेक्टर को उठाकर आप यहां पे रख सकते हो। सो दिस इज द वेक्टर ए। ये वाले वेक्टर को उठाकर आप यहां पे रख सकते हो, मतलब पैरेललोग्राम बन गया ये ऐसा। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन गया। आपको दिख रहा है ना पैरेललोग्राम? अरे समझ गए? पैरेललोग्राम बन गया। हेलो, पैरेललोग्राम बन गया बेटा? पहले सिर्फ ये और ये है, तो इसको उठा के यहां रख दो और इसको उठा के यहां रख दो। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा आर। मतलब दोनों के टेल टेल से जो पैरेललोग्राम बना है, दोनों के हेड हेड तक। तो ये वाले ट्रायंगल से देखो आप, तो वेक्टर आर ये ए प्लस बी है ये वाले ट्रायंगल में, और ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो बी प्लस ए बन जाएगा। तो बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही यहाँ पे। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन इस तरह से करते हैं। पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिए और फिर हमने इसको लिख दिए। ठीक है, तो नया कुछ नहीं है, बस कल जो हमने पढ़े थे ट्राइंगल लॉ, उसी का एक पार्ट। हाँ बोलो, हेलो बोलो जल्दी से। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं ना बेटा, मेरे तरफ से बराबर है। ये एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर दिए, ये वेक्टर आपका बी हो गया यहाँ पे। तो जो रिजल्टेंट आएगा ये आर, ये कौन सा वेक्टर है आपका? बी। तो ये नीचे वाले ट्रायंगल से देखोगे तो a प्लस बी, और ये ऊपर वाले ट्रायंगल से देखोगे तो b प्लस ए। मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू आप b प्लस ए लिख सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो, बोलो बेटा क्या है? हेलो जल्दी बोलो। शोभ क्या बोल रहे? शोभ जल्दी बोलो। क्या मैंने कुछ क्या बोला सर? मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है, ओके। तो एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए, ये बी और ये।
तो ये नीचे वाले ट्रायंगल से a प्लस बी और ऊपर वाले ट्रायंगल से b प्लस a, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, नीचे वाले ट्रायंगल से a प्लस बी और ऊपर वाले ट्रायंगल से देखोगे तो b प्लस a। ठीक है, नीचे के ट्रायंगल से a प्लस बी और ऊपर वाले ट्रायंगल से b प्लस a, ये दो वेक्टर थे आपके पास में a और b। तो नीचे के ट्रायंगल से ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए। अच्छा, बाकी जो फार्मूले हैं, a के साथ में अल्फा डिग्री का एंगल, b के साथ में बीटा डिग्री का एंगल, और बाकी जो फार्मूला आपका जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसका जो फार्मूला ये वही रहेगा जो कल हमने पढ़ा था, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। बाकी जो फार्मूला है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, इसमें a का मैग्नीट्यूड मतलब a है और b का मैग्नीट्यूड यहाँ पर b है। r का मैग्नीट्यूड तो लिखा ही दिया मैंने। तो ग्राफिकली आप ऐसे देखोगे, मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालोगे, और तीसरा पॉइंट एंगल, अगर आपको एंगल देखना tan अल्फा, तो कल जो मैंने बताया था उसी ट्रिक को ध्यान पे रखना, पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा, अल्फा a के साथ एंगल है तो यहाँ पे क्या लिखोगे b और यहाँ ऐड कर दोगे a, और अगर मान लो आपको b के साथ एंगल देखना tan बीटा, तो फिर ये बन जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, पहले यहाँ a लिखोगे और इधर पे किसको ऐड कर दोगे, b कर दोगे। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ये कल भी पढ़े थे हमने, बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पैरेललोग्राम से इसको शो किया है। समझ गए ना? ये वेक्टर a, ये b, ये रिजल्टेंट, ये कल भी पढ़े थे। अभी मैंने ये एक वेक्टर a ले लिया और ये वाला वेक्टर आपको b ले लिया, और फिर आपको अब रिजल्टेंट बताना है। तो एक क्वेश्चन में बताता हूँ न्यूमेरिकल, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 1। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हेलो सर, तो आपने डायग्राम में क्या लिखे, बीटा आर, वो मेरा आवाज नहीं आ रहा था आपका, इसलिए समझा नहीं। अल्फा किसके साथ में एंगल है? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर a, बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर b। समझ गया? और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर रहेगा ना, अल्फा और बीटा। समझ गया? हेलो, समझ गए या नहीं? अल्फा किसके साथ में एंगल है? रिजल्टेंट का एंगल है a के साथ में, और बीटा रिजल्टेंट का एंगल है किसके साथ में? वेक्टर b के साथ में। अभी क्लियर हो गया? बस इतने ही फार्मूले इसमें, टू वेक्टर के एडिशन के लिए बस इतना ही है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट, एक एग्जांपल है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट O पर, O से P की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1, दैट इज 10 न्यूटन, और Q की तरफ एक फोर्स लग रहा है F2 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन का लग रहा है और एक 8 न्यूटन का लग रहा है, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। आपको क्या बताना है? रिजल्टेंट फोर्स बताना है। समझ गए? रिजल्टेंट फोर्स। यस सर। क्लियर हो गया? अब कैसे करोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन करने के लिए, ये तो क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, मैं सॉल्यूशन का डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ अलग से। वैसे तो यहाँ भी बना सकता था, बट सॉल्यूशन के डायग्राम के लिए आप ऐसा लो, पहले ये पॉइंट O, दिस पॉइंट इज P,
दिस इज F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, फिर ये हो गया यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का, दिस इज F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, ये Q तक है। अब क्या करना है यहाँ पे, जब इस तरह की सिचुएशन है तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना, इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा। तो पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करने के लिए ऐसी एक पैरेलल लाइन इधर बना दो, ये F1 के पैरेलल है, और दूसरी पैरेलल लाइन इधर बना दो, ये किसके पैरेलल है, F2 के पैरेलल है। फिर ये दूसरी पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, समझ गए या नहीं? दो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। 1 मिनट बेटा, ना एक कॉल अटेंड कर लो। हाँ भाई देखो, अभी आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, अब क्या करोगे आगे जल्दी बताओ। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, इसके बाद क्या करोगे? फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा लगाना अभी, मतलब ट्रायंगल रूल ही है। तो आप ये वाले वेक्टर को उठाकर यहाँ रख दो, तो जब इस वेक्टर को उठाकर आप यहाँ पे रखोगे तो ये बन गया आपका F2। वैसे यहाँ पे एंगल डायरेक्ट है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और F1 को उठाकर यहाँ पे रख दो आप, है ना? तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये बनेगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर F, जिसको आप F बोल रहे हो, और इसके साथ में अल्फा डिग्री का एंगल हो गया, और इसके साथ में सपोज बीटा डिग्री का एंगल हो गया। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया इतना? यस सर। तो हमने क्या ड्रॉ कर दी यहाँ पे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए। पैरेललोग्राम लॉ से हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले अगर ग्राफिकली देखोगे तो इट इज सम ऑफ वेक्टर F1 प्लस F2, ये ग्राफिकल हो गया। अब मैग्नीट्यूड देखो इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा। समझ गए? अच्छा, इसमें F वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड F1 है और F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज F2। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड को सिंपली F लिखोगे। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, तो 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू cos 60। समझ गए? और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 सॉरी 1/2 होती ना भाई, 1/2 होती है, तो वो 2 से गलती से क्या सर? ओके, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करने पे ये आ गया आपका 100 प्लस 64 प्लस 80 एंड दिस इज ओवरऑल 244 कितना, 244 न्यूटन। रूट के अंदर 244 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। अभी ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या 15.8 है ना उसका नियरली। ठीक है, इसके आगे तुम सॉल्व कर लो। अब एंगल भी निकालना पड़ेगा आपको, tan अल्फा। अब एंगल निकाल लो, तो एंगल कैसे निकालोगे, यहाँ पे एंगल के लिए आपको लिखना पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो डायरेक्ट लिख दो sin 60 अपॉन cos 60। ये एंगल एक्चुअल में एंगल दोनों के बीच में 60 का है ना, और फिर अब अल्फा F1 के साथ में एंगल है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, F2 प्लस F1 और वैल्यू पुट कर दो। अब F2 की वैल्यू 8 है, sin 60 हो गया आपका √3/2, और ये हो गया 10 प्लस 8 इंटू √3/2, तो ये बचेगा 4√3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 4√3। समझ गए? बस इतना ही लिख के छोड़ देना। क्यों इतना लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि इसकी परफेक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो आप, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4√3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4√3। आप इतना लिखकर इसको छोड़ सकते हो। समझ गए या नहीं? हाँ बोलो सर, बट हमें बिना पैरेललोग्राम बनाए भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, बिना पैरेललोग्राम बनाए कैसे करोगे? आपके पास क्वेश्चन ये दिख रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा ट्रायंगल नहीं बना ना, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे ये शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर लाइन खींचना पड़ेगा। तो बेटर है आप पैरेललोग्राम बना के सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए? कल अपन ने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सर तो अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे और नहीं बनाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा ना?
तो अच्छा दूसरा तरीका बता कैसे सॉल्व करेगा, दूसरा तरीका बता मुझे कैसे सोच रहा है तू, दूसरा तरीका क्या सोच रहा है? दूसरा तरीका तो वही है लेकिन बिना पैरेललोग्राम बनाए। तो फिर तरीका वही है तो फिर बिना पैरेललोग्राम बनाए कैसे सर हुआ? अगर पैराग्राम बना ही नहीं तो सर किसी क्वेश्चन में सर पैरेललोग्राम बनाएंगे तब भी वही फॉर्मूला लग रहा है, पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे तब भी वही फॉर्मूला यस लग रहा है। सर, वही फॉर्मूला लग रहा है। पैरेललोग्राम बनाने से आपको ग्राफिकली पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट किधर जा रहा है, रिजल्टेंट इधर दिख रहा है, ये ग्राफिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे, समझ गए? पैरेललोग्राम बनाने का ये फायदा है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कि रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है। मान लो मेरे एक हाथ को कोई इधर खींच रहा है और एक कोई इधर खींच रहा है, तो मैं किधर आऊंगा? बीच में जाऊंगा कहीं पे? अरे समझ गए? अगर इक्वल फोर्स से कोई खींच रहा है तो मैं इधर जाऊंगा ना। अगर अपोजिट Yes. डायरेक्शन पे कोई मेरे को खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है और इधर भी खींच रहा है, तो यहीं रुक जाऊंगा। अगर किसी का फोर्स ज्यादा है तो जिसका फोर्स ज्यादा है उधर खींचूंगा मैं। समझ गए? अब हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट या दो फोर्स का रिजल्टेंट ये इस तरह से ये वाले डायरेक्शन का है। इसलिए आप ग्राफ जरूर बनाओ, डायग्राम जरूर बनाओ, उसके बाद फार्मूला लगा के सॉल्व करो। तो फिजिक्स में आपको डायग्राम प्लॉट करते आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर। देन पेज नंबर 3 है। क्लास लीव नहीं करना 12:30 बजे तक, कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करना बेटा। कोई डाउट अभी इस पे? अभी तो मैंने मिटाई दिया था, अगले पेज पे जा रहे थे ना अपन। हेलो, यस सर। सॉरी वो यस थोड़ा सर। डिस्टर्बेंस था आज। एक सर वो आप अभी वो वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ हाँ सर, वो कोई क्वेश्चन करा रहे हो सर आप अभी। क्या चीज? वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे? हाँ सर, आप डायग्राम के बेसिस से पढ़ा रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस से दीजिए ना। हाँ ठीक है, अभी करते हैं अपन उस पे एक क्वेश्चन। पहले एक और बता दूं मैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, उसके बाद फिर एक वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, पहले डिफरेंस ऑफ वेक्टर भी एक्सप्लेन कर दूं मैं, और पॉलीगॉन का छोटा छोटा सा है। सब्ट्रैक्शन ना? हाँ हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो नया कुछ नहीं है, फार्मूले यही फॉर्मूला वही है लेकिन माइनस का साइन लगता है। बस बिल्कुल सही, फार्मूला वही है, अब कुछ भी चेंज नहीं होंगे फार्मूले, इतने ही समझ लो, ज्यादा कुछ नहीं बस अभी। हाँ, नाउ दिस इज पेज नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो इसमें फार्मूले सब कुछ वही हैं। जैसे मान लो आपके पास में, यहाँ पे अपन एक एग्जांपल से अपन ले रहे हैं इसको। इफ magnitude of vector A is suppose it is 10 meter and magnitude of vector B is 6 meter and angle between vector A and vector B is suppose 60 degree, then find, मैं यहाँ पे लिख दूं find A minus B। आपको A minus B करना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? फाइंड A माइनस बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ गए इसका? फाइंड A माइनस बी। हाँ, क्वेश्चन ये है। तो अब सॉल्यूशन पे जब अपन जाएंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पॉज हो गई। नहीं ना बेटा, इधर से बराबर अभी बराबर है सर सर, हो अभी गई थी सर, अभी ठीक हो वो भी गई। थी सर दूसरी। देखो अभी तो A और B वेक्टर पहले ड्रॉ करो। तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो कि ये सपोज आपका बन गया वेक्टर A इज 10 मीटर, और इधर पे आपने बना दिया B दैट इज 6 मीटर, और एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? 60। एंगल इज 60 डिग्री। समझ गए या नहीं? ए और बी ड्रॉ कर दिया अपन ने। अरे समझ गए ये? यस सर, समझ गए। तो यस सर। ये जो डायग्राम मैंने बनाया अभी, ये इसका डायग्राम है, ये ऊपर का डायग्राम हो गया अभी। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको फाइंड करना है A माइनस बी। अगर A प्लस बी करना होता तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बना के आप सॉल्व कर लेते, यहीं पे पैरेललोग्राम आपका बन जाता और यहीं पे आप सॉल्व कर लेते। लेकिन आपको A माइनस बी करना है।
सो a माइनस बी का मतलब होता है a प्लस ऑफ माइनस बी। अगेन वी हैव टू ऐड द टू वेक्टर, लेकिन a के साथ में आपको नेगेटिव b को ऐड करना है। यहां पर भी एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब बोलने का बस है। यहां पर भी आप ऐड कर रहे हो a के साथ माइनस बी को, तो माइनस बी किधर आएगा, ये बन गया आपका माइनस बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और एंगल कितने डिग्री का हो गया दोनों के बीच में, 120। A और माइनस बी के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो अब आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ये इस तरह से आपको नीचे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना, मतलब नया कुछ नहीं है, वही फिर से हम पुराना ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये रिजल्टेंट आ गया यहाँ पे। तो आप इसको क्या मान लो कि भाई यही आर वेक्टर है आपका। सो दिस इज द आर वेक्टर, और ये यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस बी वेक्टर, और ये वाला कौन सा आपका ए वेक्टर है। ठीक है, ये ऐसा है। तो आपको अब ये वाला आर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड वन मोर थिंग, देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। आपने नेगेटिव लिए तो उसको आपने 180 डिग्री से क्या कर दिया, टर्न कर दिया, घुमा दिया। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? सर तो हमें फॉर्मूले में भी 120 डिग्री अप्लाई करना पड़ेगा क्या? यस सर। हाँ हाँ तो अब सर तो अब आप इसको भूल जाओ। अब आप ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो एंगल कितने का दिख रहा है आपको, 120 का दिख रहा है ना एंगल। 120। तो यहाँ पर आप रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू, फर्स्ट रिजल्टेंट आर किसके इक्वल है, a प्लस ऑफ माइनस बी के इक्वल है। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा आर का मैग्नीट्यूड, देखो आर का मैग्नीट्यूड मतलब आप ये ऐसा भी लिखते हैं अपन, फिर आर का मैग्नीट्यूड ऐसा जाएगा, आर जाएगा या फिर वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा भी लिखते हैं। और फिर जो फार्मूला बनेगा इसका, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60 लेना है कि 120 लेना है। तो एंगल अब कितने डिग्री का लेना है, 120 का। सिंस हियर थीटा इज इक्वल्स टू 120, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। अभी समझ गए कि नहीं? तो फार्मूला भी वही है, कैलकुलेशन के तरीके भी वही हैं, सब कुछ वही है यहाँ पे फिर से। तो अब आप आर की वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा सॉल्व करने पे। ए की वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर। सो 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 6। यहाँ पर भी एक और गलती करते हैं, -6 नहीं लेना यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये फार्मूले में मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना। ये फार्मूले में मैग्नीट्यूड है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे गलती नहीं करना। और cos 120 डिग्री, अब इसको सॉल्व करना। सो दिस इज 100 प्लस 36, और ये 2 इंटू 60 इंटू cos 120 बेटा रूट 3/2 माइनस -1/2। हाँ, -1/2 होता है cos 120। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करने पे कितना बचेगा, दिस इज यहाँ पे -60 40 76, तो आंसर कितना आ गया, √76 मीटर इसका आंसर आ गया सॉल्व करने पे। तो ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हाँ सर बट आपने इधर की इधर माइनस लगाया ही नहीं। कहाँ पे, यहाँ सर ये सब्ट्रैक्शन वाला है ना? यहाँ पे हाँ सर वहीं पर। नहीं ना भाई, यहाँ पे फार्मूले में ये मैग्नीट्यूड होता है भाई, वही तो बोल रहे थे कि यहाँ पे मिस्टेक होती है, ये मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। आपका ये जो फार्मूला है, मैं एक बार और लिख रहा हूं, ये आर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये है। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिंपल ए स्क्वायर लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड बी को आप सिंपल बी स्क्वायर लिख रहे हैं। ये भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये भी नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, समझ गए? हेलो,
अरे समझ गए या नहीं, देख लो। यस अभी Yes, कोई डाउट sir. है तो पूछो, अभी कोई डाउट है तो पूछो इस पे, अभी कोई डाउट है तो पूछो। सर ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे सब था ना? हाँ, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, तो फार्मूला एडिशन वाले ही लगेंगे, सिर्फ जहां पे एंगल लिखते अपन कॉस का, वो एंगल आपका a और माइनस बी का लगेगा, बाकी सब कुछ वही है, पूरा फार्मूला वही रहेगा। समझ गए? सर अपन ने अगर 60 लिए वहाँ पे क्या? cos 60 समझा नहीं? cos 60 लिए। cos 60 लिए तो -2 लगाना पड़ेगा, ये बोल रहा है क्या? यस सर। नहीं 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 मॉड्यूल नहीं में माइनस में फॉर्मूला। नहीं, फार्मूले में आपको कोई चेंजेस नहीं करना, आपको ऐसा ही रखना है फार्मूला, फार्मूले में चेंज मत करो आप अननेसेसरी का, कंफ्यूज मत हो आप, a प्लस ऑफ माइनस बी कर रहे हो, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है, cos थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री नहीं है, वो 120 डिग्री है। अगर मान लो a प्लस बी करते तो फिर एंगल कितना लेते आप, a प्लस बी 60 डिग्री होता, हाँ, तब एंगल 60 डिग्री होता, और आप वेक्टर a माइनस वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस बी कर रहे हो तो एंगल कितने का हो जाएगा वहां पे, 120 का हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। थोड़ा सर और अगर नेगेटिव में भी आया आंसर तो मॉड से निकल कर पॉजिटिव हो जाएगा ना? कहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा? सर अगर इसमें नेगेटिव में आया तो उधर मॉड लगाए तो पॉजिटिव रहेगा ना आंसर? कहाँ पे नेगेटिव आएगा बता पहले, कहाँ पे? रूट के अंदर? सर ये वाले फॉर्मूला, हाँ रूट के अंदर। रूट के अंदर नेगेटिव कैसे बनेगा भाई, मॉड a स्क्वायर वो नेगेटिव आएगा ही नहीं कभी, मॉड b स्क्वायर वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, फिर मॉड a है वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड b है वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, cos थीटा ये नेगेटिव हो सकता है, जैसे cos 120 माइनस 1/2, ठीक है, समझ गए अभी? लेकिन फिर भी यहाँ पे जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो कभी भी ये अंदर माइनस में नहीं बचेगा, हमेशा प्लस में ही बचेगा। समझ गया? कभी भी ये नहीं होगा कि 2ab cos थीटा की वैल्यू ओवरऑल माइनस में आए, वो हमेशा कम ही आएगी। अरे समझ गया? हाँ सर। यही बोल रहा था ना? हाँ, और कोई डाउट है क्या? सर बट सब्ट्रैक्शन में देखो सर, वो बीच बीच में प्लस के साइन दिए, उधर माइनस नहीं हो सकता क्या? कहाँ पर बीच में प्लस का साइन दिया है? सर वो 2 के पहले प्लस का साइन दिया है, मॉड b स्क्वायर के बाद हाँ, उधर नहीं माइनस नहीं हो सकता? अरे तुम उसको माइनस क्यों कर रहे हो, यहाँ पे वेक्टर का आप एडिशन ही कर रहे हो भाई, किसका एडिशन कर रहे हो आप, a प्लस ऑफ माइनस बी का, आप माइनस बी को कुछ और वेक्टर बना लेना, तू सी बोल दे उसको कि नहीं मैं माइनस बी नहीं लिखूंगा, सी लिख दूंगा उसको। समझ गया? मैं माइनस बी लिखूंगा, मैं सी लिख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग फार्मूले नहीं है, वही फार्मूले हैं, बस यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, कि कोई डाउट है अभी भी? हेलो, अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। किसी को भी? और कोई, किसी को और कोई डाउट है क्या? नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अभी एंगल निकालने का बचा है कि ए के साथ में रिजल्टेंट का एंगल कितना दिख रहा है और बी के साथ में कितना दिख रहा है, ठीक है? एंगल निकालना बचा अभी। अब एंगल देखते हैं अभी। हाँ, देखो अभी एंगल जब आप देख रहे हो यहाँ पे ना, यहाँ पर का एंगल सपोज अल्फा है, तो फिर से फार्मूला क्या लिखोगे, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन 120 अपॉन कॉस 120, यहाँ पे आप लिखोगे b और प्लस a, तो वैल्यू पुट करो, यहाँ माइनस b मत लेना,
क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी आएगा एंड इट्स वैल्यू इज 6 मीटर। माइनस नहीं लेना बेटा, ये मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस इज साइन 120 होता है √3/2 प्लस 10, बी की वैल्यू 6 और cos 120 होता -1/2। सो दिस इज 3√3 और ये यहाँ पे सॉल्व होके कितना बचेगा? 10 minus 3 7 10 10 - 3 7 10 - 3, so this is 3√3/7। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपका रहेगा 10 इनवर्स 3√3/7। समझ गए? ये आ गया एंगल। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट है? जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? क्लियर है सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। पेज नंबर डालिएगा। हाँ, पेज नंबर ये आएगा तुम्हारा 4 आएगा। यस हो गया? अभी मिटा दूं इसको? तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अभी क्लास बिल्कुल भी लीव नहीं करना 12:30 बजे तक, नहीं तो ये कमिंग चैप्टर में दिक्कत होने लगेगी तुमको। वेक्टर रिजोल्यूशन अपन देख रहे हैं यहाँ पे। वेक्टर रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, पेज नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये। इसके बगैर आगे के चैप्टर में तुमको तकलीफ होने लगेगी, तो बिल्कुल भी लीव नहीं करना कोई भी। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर इसको बोलोगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक, और बाकी कुछ नहीं है ना रेजोल्यूशन में। तो देखो यहाँ पर, ये सपोज बेटा कोई वेक्टर है इस तरह से, ये कोई वेक्टर लिया मैंने O से लेकर, ये रेफरेंस लाइन ले लिया मैंने, दिस इज रेफरेंस लाइन, कोई भी रेफरेंस लाइन लिए और यहाँ पर से थीटा डिग्री के एंगल पे O से लेकर P तक ये कोई वेक्टर आपको दिख रहा है R। ठीक है, ये कोई रेफरेंस लाइन है, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है, और ये कोई वेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे OP। तो ये जो वेक्टर है OP या फिर R, मैं इस तरह से बना सकता हूं क्या, इसको एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ऐसा बना सकते हैं ऐसा अपन एक राइट ट्रायंगल, हाँ या ना? यस तो इस राइट ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इस वेक्टर का एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये बन गया यहाँ पे। सपोज दिस पॉइंट इज M, तो ये जो वेक्टर R है इट इज सम ऑफ वेक्टर OM प्लस MP। लिख सकते हो कि नहीं? तो ये वाला जो पार्ट है इट इज पैरेलल कंपोनेंट अलोंग द रेफरेंस लाइन, और ये वाला पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो आप इसको दो वेक्टर के सम के फॉर्म पे, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फॉर्म पे आप इसको लिख सकते हो, इस वेक्टर को। मतलब आप इस वेक्टर को ये दो पार्ट में तोड़ सकते हो, ब्रेक करना, एक वेक्टर दिया उसको ब्रेक कर दो, समझ गए? ये वेक्टर को आपने ब्रेक कर दिया, ये दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो ये नया कुछ नहीं है, जो हमने ट्रायंगल रूल में रिजल्टेंट निकाले थे, तो रिजल्टेंट का ये पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर एंगल वाले में नहीं सर, यानी ये पूरे मतलब रिजल्टेंट वेक्टर में, मतलब रेजोल्यूशन वेक्टर में अपन को पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना। और ये जो ट्रायंगल रूल पढ़े थे ना, मान लो स्पेशल केस है ट्रायंगल रूल का, 90 डिग्री में आप ऐड कर रहे हैं दो वेक्टर को। मान लो दो वेक्टर आपके 90 डिग्री पे दिख रहे हैं, जैसे ये, समझ गए? या फिर ये इस तरह से, ये 90 डिग्री पे दो वेक्टर दिख रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहां से दिखेगा आपको? इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आपको कैसा दिखेगा यहाँ पर?
इन दोनों का। ये देखो एक ये हो गया रेड और एक ये ब्लू, इसका हेड और इसका टेल, और ये तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। तो अभी आपके पास ये दिया है, तो इससे आपको ये और ये फाइंड करना है। मतलब ये जो वेक्टर है ये इन दोनों से मिलकर बना है। अभी समझ गया? समझ गया क्या बोलो मैंने? यस सर। हाँ, तो हाँ सर। ये जो वेक्टर है आर, वेक्टर आर कैन बी स्प्लिटेड इनटू दिस टू पार्ट या कंपोनेंट। तो आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर along रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के along का ये पैरेलल कंपोनेंट, और ये क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर और ये एक ही बात है यहाँ पे। दिस इज आल्सो अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ गए कि नहीं? तो ये और ये एक ही बात है यहाँ पे। अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? सर वो एक और बताइए ना प्लीज। देख, इसको उठाकर यहाँ पे रख दे, मतलब दोनों की इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे ले ले। मतलब आप आर को ये और एक ये वाले पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये पैरेलल हो गया और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया आपका। अब आपको क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करना है? नाउ राइट ट्रायंगल, आपके पास राइट ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? OMP दिख रहा है। OMP में साइन थीटा किसके बराबर आएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आर परपेंडिकुलर अपॉन आर, इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर बन गया आपका? दिस इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और सर नीचे आर वेक्टर चाहिए ना? कहाँ पे? यहाँ पे? नो सर, वो आपने हाइपोटेनियस आर वेक्टर लिया है ना, तो आपने आर वेक्टर लगाया यहाँ पे नहीं। वेक्टर नहीं लिखा जाता। साइन और कॉस में लेंथ लिखी जाती, कभी भी वेक्टर नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। इसकी जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा जाता है, ठीक है? यहाँ वेक्टर नहीं लिखा जाता। साइन और कॉस में कभी पढ़े तुमने वेक्टर के फॉर्म पे? वहां लेंथ होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके सर। ओके, एंड cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? r पैरेलल अपॉन r। सो दिस इंप्लाइज दैट r पैरेलल इज इक्वल्स टू r cos थीटा। मतलब अगर आपको ये पता है तो आप इसका ये पैरेलल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरह से बता सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो वेक्टर को। ठीक है, समझ गए अभी? समझ गए नहीं? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर वो आपने दो लाइन के ना, वो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग रेफरेंस लाइन, और वो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ये वाला जो वेक्टर है OM क्या है यहाँ पे? OM इज पैरेलल कंपोनेंट। देखो ये या तो तुम R पैरेलल लिख दो या OM लिख दो। तो R पैरेलल या OM, इट इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R। और ये वाला जो है ये क्या है? दिस इज M इंटू P या फिर R परपेंडिकुलर। तो ये एक अलग हो गया। समझ गए? ये और ये बराबर है, सेम है ये। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, अरे बोलो ना, कुछ तो जवाब दो। हेलो, ओके। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ले लिए? हाँ अब सर। इसके कुछ सिंपल से केसेस अपन देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये देखना, साइन थीटा कॉस थीटा इनको देख लो डायरेक्ट, ताकि हम बार बार ये डेरिवेशन ना करें, आप सीधे सीधे लिख सको उनको। तो रेफरेंस लाइन के पैरेलल में कौन सा पार्ट बनता है हमेशा? कॉस वाला। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा पार्ट बनता है? साइन वाला बनता है। आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। अच्छे से देख लो, 2 मिनट देख लो पूरा, फिर से देखो उसको स्प्लिट कर रहे हो। समझ गए कि नहीं? आप स्प्लिट कर रहे हो दो कंपोनेंट में। यस सर। क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके, और कोई डाउट?
कोई डाउट अभी इस पे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिए सर। देखो कुछ पेज नंबर कौन सा आएगा ये? पेज नंबर 6. अभी देखो इस पे, हाँ पेज नंबर 6 पे। अब मैं वेक्टर बना रहा हूं, उसको आपको स्प्लिट करना, एक्स और वाई डायरेक्शन में स्प्लिट करना है। ध्यान से समझना, एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको स्प्लिट करना है वेक्टर को, ठीक है। तो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो यहां पर आपके एक्सिस दिए हुए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा आप चाहो तो इसको नोट पे लिख सकते हो। और ये ओरिजिन हो गया, और ये वेक्टर आर ओ से लेकर पी तक, और ये एंगल थीटा बना यहाँ पे। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते? अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? होते सर. हाँ, ये एरो हटा दिए मैंने, चलो ठीक है। अभी देखो, इसके लिए आप यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो ऐसा। तो जब आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो ये एक पार्ट बन गया और ये एक पार्ट बन गया, या फिर यहां से एक पार्ट ले लिया और ये एक पार्ट ले लिया आपने, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप? आर एक्स बोल सकते हो इसको, और इसको क्या बोलोगे? आर। तो वेक्टर आर किसका सम है यहाँ पे? आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, हाँ या ना में जवाब देना। ये जो वेक्टर आर है ये आर एक्स और आर वाई का सम है, हाँ या ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। इसका मतलब ये व्हाट इज आर एक्स? समझ गए. आर एक्स क्या है यहाँ पे? आर एक्स इज, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, और ये आर वाई क्या है? दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये वाई कंपोनेंट हो गया आपका, और ये कौन सा बन गया आपका? एक्स कंपोनेंट बन गया। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ये m मान लो, यहाँ पे आप n ले लो। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी आर वाई आएगा। साइन थीटा इक्वल टू आर वाई, मतलब आर वाई कैसे लिखोगे यहाँ पे? आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और कॉस थीटा से अगर आप जा रहे हो तो आर एक्स डिवाइडेड बाय आर, मतलब आर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? आर कॉस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज आर कॉस थीटा, और आप इसको क्या लिख सकते हो कि नहीं ये तो आर साइन थीटा है, आया ना। ये आर वाई किसके बराबर दिख रहा है आपको? आर साइन थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ गए अभी? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। आर वाई आर साइन थीटा, आर एक्स क्या बन गया आपका? आर कॉस थीटा। क्लियर हो गया? हेलो? हाँ सर। हाँ यस सर. अब मैंने ये बताया था आपको कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप, और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जे कैप। तो आप आर एक्स वेक्टर को क्या लिख सकते हो? नहीं, मैं सिंपल आर एक्स आई कैप लिख सकता हूं। मतलब ओएम वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? ओएम वेक्टर इज आर एक्स आई कैप, क्योंकि इधर के डायरेक्शन को अगर आपने आई लगा दिया मतलब वो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर बन गया। सिमिलरली आपका जो आर वाई है उसको क्या लिखोगे? आर वाई जे कैप, दिस इज ओ एन वेक्टर बन गया आपका, ये यहां से यहां तक का। सो देयरफॉर
वेक्टर ओपी, मतलब ये जो वेक्टर है ओपी जिसको आप आर लिखे हो, उसको सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज आर एक्स प्लस आर वाई लिख दो, या फिर ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन लिख दो, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, ओ एन की जगह पे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख दो। समझ गए कि नहीं? तो इस वेक्टर को आप ये तीन तरह से लिख सकते हो। तो हमारे लिए आगे जो कन्वीनियंट है सॉल्व करना, उसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म पे सॉल्व करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। समझ गए कि नहीं? इसमें ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। तो ये जो पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे दिमाग में पूरा रहना चाहिए, जिससे आगे अगर न्यूमेरिकल टाइप रहे, या यहाँ पे मान लो मैं कोई वैल्यू लिख दूं तो आप डायरेक्ट लिख सको। समझ गए ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपको इसी तरह से मिलेंगे आगे, ठीक है? आगे डायरेक्ट इस तरह से मिलेंगे, मतलब एक वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ और ये कंपोनेंट, ये फिजिक्स में हमको बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। फिर बहुत अच्छे से बनना चाहिए, फटाफट हमको बनना चाहिए ये, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छे से देखो इसको। आगे बढ़ता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे पहले फटाफट। देखो क्वेश्चन पेज नंबर 7। आपको एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है यहाँ पे डायरेक्ट। पेज नंबर 7 क्वेश्चन है ये। राइट द वेक्टर आर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर पे वाई एक्सिस, ये ओ और ये पी, आर का मैग्नीट्यूड 10 मीटर, एंगल 37 डिग्री। समझ गए? तो आर को आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। कंपोनेंट फॉर्म मतलब समझ गए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है। समझ गए या नहीं? हेलो? यस। हाँ, कैसे करोगे अभी इसको? कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखोगे? तो कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखेंगे अपन, इसको स्प्लिट कर लो पहले। तो स्प्लिट करो। पहले क्या करना होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन रहे तो आपको रेक्टेंगल बनाना है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो डॉटेड लाइन से। ये बना लिए। फिर ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इसका? आर एक्स। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा इसका? आर वाई। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, आर कॉस 37। हाँ या ना में जवाब देना। अरे समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। 37 के लिए हाँ सर। समझ गए? और ये ट्रायंगल याद रखना हमेशा, जिसमें 37 डिग्री है, तो ये 3, ये 4 और ये वैल्यू 5 होती है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर का एंगल आपका 53। ओके, सो देन आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। कॉस 37 कितना होगा? 4/5। 5 2 जा 10, मतलब ये आ जाएगा आपका 8 मीटर। अब आप किसको निकाल दोगे? आर वाई को। आर वाई कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे? आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन 37। हाँ या ना? अरे समझ गए? यस सर। फिर ये 3 कितना upon बन 5 जाएगा आएगा। आपका? आर 3 वाई upon 5। आर साइन 37, आर की वैल्यू 10 मीटर, दिस इज 3/5। 5 2 जा 10, so this is 6 मीटर। तो आर वाई जो कंपोनेंट आ गया आपका, ये 6 मीटर आ गया, और ये वाला कंपोनेंट आपका आ गया 8 मीटर। सो देयरफॉर वेक्टर आर इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आप वेक्टर आर को लिख सकते हो 8 मीटर आई कैप प्लस 6 मीटर
जे कैप। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द वेक्टर आर। क्लियर हो गया बेटा? तो Yes, इस sir. इस वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये तो वेक्टर आर क्या है? दिस इज 10 मीटर 37 डिग्री 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x axis to positive from positive x axis to positive y axis। या तो आपको ऐसा लिखना पड़ता, मतलब ये जो वेक्टर यहाँ पे बना हुआ था, ये वेक्टर ये है, ऐसा बोलते आप कि इट इज 10 मीटर 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस टू पॉजिटिव y एक्सिस। और आपने अगर ऐसा लिख दिया वेक्टर r को 8 मीटर i कैप प्लस 6 मीटर j कैप, तो इसका और इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, ये और ये सेम होता है, लेकिन इससे जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये कंपोनेंट मेथड से हमको ऐड करना आसान हो जाता है, जबकि इस तरह की मेथड से ऐड करने में हमको तकलीफ होती है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? इस तरह के वेक्टर को ऐड करना आसान है, क्योंकि आप आई आई वाले अलग ऐड कर लोगे, जे जे वाले अलग ऐड कर लोगे और फिर लिख दोगे आंसर। जबकि यहाँ पे सॉल्व करना बड़ा टेढ़ा काम रहता है, मुश्किल काम रहता है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया अभी? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. Sir, but वहाँ पर 8 No, sir, plus doubt no. 14 चाहिए ना? क्या? 8 plus 6 14 मीटर। अरे नीचे ऐसा, जो है 10 मीटर लिखे है। ओ भाई ऐसा नहीं करना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 14। ये 14 मीटर नहीं, ये 8 आई, ये डायरेक्शन अलग है भाई, ये डायरेक्शन अलग है। ठीक है, इसको ऐड करने से ये मिलेगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बोलोगे। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा। इन दोनों का सम ये है। क्लियर हो गया अभी? डाउट है कुछ? हेलो, कोई डाउट है? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो? हाँ सर समझ गया। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर हो गया। पेज नंबर 8। अब मैं कंपोनेंट फॉर्म पे दे रहा हूं, उससे आपको वेक्टर निकाल के बताना कैसा होगा। नाउ दिस इज पेज नंबर 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड u वेक्टर, मतलब u का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको बताना है। और इसमें u वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ऐसा दिया हुआ। u वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड बताना और इसका डायरेक्शन बताना। ये कंपोनेंट फॉर्म पे दिया है, मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकेंड और y कंपोनेंट कितना यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ करोगे तो ये कैसे बनेगा आपका? दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन। यहाँ पे 4, तो 2 और 2 4 एंड 2 एंड 2 4, तो ये आपका बेटा बन गया यहाँ तक का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं ये u x i कैप है और ये u y j कैप है। सो दिस इज यूर u x, और 3 मतलब यहाँ कहीं तक आएगा। दिस इज u y इज 3 मीटर पर सेकेंड। और इसका जब आप रिजल्टेंट देखोगे तो वो इस तरह से दिखेगा, दिस इज u वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है, और मान लो यहाँ पर एंगल आपको थीटा डिग्री का दिख रहा है, तो u वेक्टर इन दोनों का सम है। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये कैसे निकालोगे? सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ u, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ux का स्क्वायर प्लस सीधे सीधे कर दोगे uy का स्क्वायर, और सॉल्व कर दो यहाँ पे। दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
सॉल्व करने पे आ गया दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा वेलोसिटी का, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। और डायरेक्शन देखना आपको, तो tan थीटा फ्रॉम x to y ना। हाँ अभी एंगल निकालना पड़ेगा ना। एंगल देखो, एंगल tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको ये 3 दिखेगा और बेस है 4, तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आएगी, दिस इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर वेलोसिटी u इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस टू पॉजिटिव y डायरेक्शन या पॉजिटिव y एक्सिस। अभी समझ गए या नहीं, अभी समझ गए? तो आप इस तरह देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है या इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही है। ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये यहाँ पे 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस टू पॉजिटिव y एक्सिस। तो या तो ऐसा लिखा हुआ है या इस तरह से लिखा हुआ, मतलब एक ही होता है। अभी समझ गए या डाउट है कुछ? देख लो जल्दी से, कोई डाउट है या समझ गए? हेलो सर समझ गया, हाँ। उतना डाउट नहीं है कुछ। निकालना पड़ेगा। सभी बच्चे और देख लो, अभी मैं 2 मिनट और। ठीक है, अब इसी तरह से ना 3 डायमेंशन में होता है, ये तो पूरा 2 डायमेंशन का हो गया। अभी जल्दी से इस पेज स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अभी यहाँ पे। इसमें कंपोनेंट फॉर्म पे अगर दिया हुआ तो उसको कैसे ऐड करना, सीधा सीधा पेज नंबर 9। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 पे ध्यान देना। अभी इस पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पर एक F1 इक्वल्स टू कितना है, ये 5 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस की तरफ लग रहा है, और ये यहां पर से 37 डिग्री के एंगल पे F2 इज इक्वल्स टू, एक मिनट इसको मैं 10 न्यूटन ले लूं, ये 5 न्यूटन का y एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पे है, और ये 53 डिग्री के एंगल पे दिस इज F2, और ये F2 कितने न्यूटन का दिख रहा है आपको, 10 न्यूटन का दिख रहा है। तो ये 3 फोर्सेस आपको दिख रहा है, F1, F2 और F3। इनको क्या करना, आपको ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड द रिजल्टेंट, क्या करना है, क्वेश्चन क्या है आपको, फाइंड द F वेक्टर। F वेक्टर किसका सम है, F1 प्लस F2 प्लस F3 का, तीनों का सम है ये। तो ये आपको फाइंड आउट करना, मतलब पूरा वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना। सर आपने F2 2 बार लिखे हैं। कहां पर है? अच्छा हाँ सॉरी, ये F3 समझ गए कि नहीं? तो अभी अपन ने जो कंपोनेंट मेथड सीखा, उस कंपोनेंट मेथड से आप इनको बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो पहले क्या करते, इसका रिजल्टेंट निकालते, इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आता, फिर इन दोनों को लेते, बड़ा टेढ़ा काम है, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे फिर अपन। जबकि इसको कंपोनेंट मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट मेथड से बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे कंपोनेंट मेथड से। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
हो गया सर। डन। ठीक है, देखो अभी हाँ इस पे कंपोनेंट मेथड F1 को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सॉल्यूशन आएगा F1 वेक्टर डायरेक्ट आप 10 न्यूटन आई कैप लिख सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ, इसको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, 10 न्यूटन आई कैप लिख दिए। हाँ, आपको किसको स्प्लिट करने की जरूरत है, F2 को आपको स्प्लिट करने की जरूरत है। तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, F2y, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा रहेगा, दिस इज F2x। ऐसे ही आपको किसको स्प्लिट करने की जरूरत है, यहाँ पे F3 को स्प्लिट करने की जरूरत है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दिस इज F3y, और ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा दिस इज F3x। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? आप इसको कंपोनेंट में स्प्लिट कर दो, ये वाले वेक्टर को x और y। ऐसे ही आप इसको भी कंपोनेंट में स्प्लिट कर दो। देख लो अभी कंपोनेंट में स्प्लिट करो दोनों को। ठीक है, F2 को और F3 को। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। अब F2 को लिखोगे कैसे, F2 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे F2 वेक्टर इज माइनस F2x आई कैप, और ये y डायरेक्शन पे है F2y j कैप। लिखोगे कि नहीं? ये नेगेटिव आ गया कि नहीं? इधर माइनस समझ गए क्यों लिखे, या माइनस साइन समझ गए क्यों लिखे? नहीं सर। बेटा इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर का हाँ सर समझ गए। हाँ समझ गए सर। हाँ, F3 वेक्टर को क्या लिखोगे? अभी एक मिनट, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ये तो दोनों नेगेटिव आएंगे। पहले आप हाँ नेगेटिव। एक मिनट, F2x और F2 ये सॉरी, ये F2x और F2y की वैल्यू देखो जरा यहाँ पर से। ये F2y किसके बराबर आएगा, F2 cos 37 आएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर से बना है, तो ये कंपोनेंट F2 cos 37 रहेगा, और ये वाला कंपोनेंट आपका F2 sin 37 रहेगा। नहीं समझा इसको, है ना? सर नहीं कल समझा करते सर, ना। नहीं समझा कल सर। करते ना। सर नींद आई से समझ नहीं रहा। सर नहीं समझा। कहाँ पर से सर नहीं कल समझा? करते ना। हाँ सर नहीं समझा। सर कल कर देना प्लीज। सर ये सर F2x कल से कुछ नहीं समझा। करते ना। सर प्लीज हाँ कल सर ये कर देना। कल कर देना। क्या? सर कल पढ़ाना। अरे तो सर कल प्लीज सर। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे अब आगे का। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, सर, sir. बाय सर। थैंक यू Bye, सर, बाय Thank you, सर, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। संडे को क्लास रहेगी लेकिन, थैंक तो यू संडे सर। को क्लास है? हाँ संडे को करना पड़ेगा फिर। नो सर अभी पढ़ा। नहीं सर तो अभी चल जाएगा। सर अभी पढ़ा दो। सर अभी पढ़ा संडे दो को थोड़ा पढ़ाओ सा। चलेगा, ठीक है, बस 8 संडे बजे को के पहले पढ़ेंगे। क्लास खत्म कर सर देना। फिर अभी पढ़ा दो। नो सर संडे को नहीं ना। संडे को क्लास करना पड़ेगा फिर, ठीक है? सर अभी ठीक है पढ़ा दो। सर चलेगा, बस 8 बजे के पहले कर लीजिएगा। ओके सर चलेगा। हाँ सर 8 8 बजे के चलेगा। पहले सब पढ़ा देना। क्या? सर संडे को चलेगा, बस 8 बजे के पहले सब पढ़ा दीजिए। ठीक है, ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो, इसको तुम लोग खुद सॉल्व करना। मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पहले अलग अलग करके कर देता हूँ मैं। हाँ, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट। अभी बताऊं कि छोड़ दूं अब आज? सर बता दो आज ही। नो सर सर आज ही बताओ, आज ही बताओ। ये सर आज ही बता दो। सर संडे को संडे चलेगा। होमवर्क दे दूं? होमवर्क नो सर अभी करवा दो। होमवर्क नो दे सर दूं? संडे समझ को में करेंगे ना आया तो क्या करेंगे? संडे चलेगा। ठीक है चलो जाने दो भाई, अब आज नहीं सर कल समझ गए। कल ही पढ़ेंगे।